Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel which is Net Education. So this channel is for all the NT-UGC Net and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important because in this session we're going to learn important models of teacher education. Unit 4. इसके अंदर हम ना सिर्फ मॉडल्स पढ़ेंगे टीचर एजुकेशन की, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग को भी केटर करने वाले हैं. व्हाट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग और व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है रिफ्लेक्टिव टीचिंग की, तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर इस सेशन के अंदर हम सारे टाइप्स ऑफ मॉडल को भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि इस सेशन से रिलेटेड उनको चाहिए था कि एक पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक सेशन कंडक्ट किया जाए जो कि सारे मॉडल्स एक साथ उनके लिए हो. तो इस सेशन में आप सारे मॉडल्स एक साथ देख सकते हैं, सारे टाइप्स ऑफ मॉडल देख सकते हैं विद कुछ क्वेश्चंस भी हम आप करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं. तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखना. अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी मॉडल तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NT-UGC नेट एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर 2. ठीक है, तो चलिए विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन. ओके, सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग. रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रमोटिंग दी रिफ्लेक्टिव टीचिंग, तो इन सबको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज रिफ्लेक्टिव. सो एज अ रिफ्लेक्टिव जो टर्म है अगर आप देखें तो रिफ्लेक्टिव मतलब क्या है. रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम सेल्फ एग्जामिनेशन कर पाए, सेल्फ इवेलुएट कर पाए. यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का यूज़ करती है मेनली टीचर्स, कि वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर पाए, सेल्फ इवेलुएट कर पाए कि जो वो एक्टिविटीज़ या फिर जो स्ट्रेटजीज वो परफॉर्म करी है विद स्टूडेंट्स इन क्लासरूम लर्निंग ट्रांजैक्शन, कि वो कितनी इफेक्टिव हो रही है, किस तरीके से टीचर्स उनको इम्प्रूव कर पाए इन द फ्यूचर बेसिस. अगर कुछ ट्रांजैक्शन में क्लासरूम के लर्निंग ट्रांजैक्शन में कोई स्ट्रेटजीज परफॉर्म कर रही है, कोई एक्टिविटीज़ ले रही है बच्चों के साथ, तो टीचर एक्टिविटीज़ होने के बाद अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करती है, सेल्फ इवेलुएट करती है कि कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है, वो इफ़ेक्टिव हुई है कि नहीं, जो आउटकम्स उन्होंने बनाए हैं वो आउटकम्स जो वो अचीव हुए कि नहीं, उन्होंने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव जो बनाए उसके अकॉर्डिंग वो आउटकम्स आपको निकले कि नहीं. तो ये सब कुछ हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर देखते हैं. रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक तरह का प्रोसेस है. यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ प्रोसेस या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स टीचिंग लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेस अ सेंट्रल रोल इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट. जब भी स्टूडेंट टीचर्स यहाँ पे कुछ कैरी करती है एक तरह की सिस्टमेटिक इंक्वायरी, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि जो वो प्रैक्टिसेस बच्चों के लिए यूज़ करी वो कितनी इफेक्टिव है. कॉन्स्टेंटली टीचर उसको चेक करती रहती है अपने एक्शंस को, अपनी पर्सनल ग्रोथ को. तो उसके लिए वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको यूज़ करती है. जब भी हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो रिफ्लेक्शन एक तरह का प्रोसेस है जो टीचर को ये हेल्प करता है कि अवेयर होने के लिए एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो अवेयर हो जाए कि जो वो मोटिव को लेकर चल रही है, जो वो थ्योरी लेकर चल रही है, तो उसके पीछे इसका मेन मोटिव क्या है उसकी टीचिंग का, उसको वो पता चल जाए. तो इसके लिए हम रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं. रिफ्लेक्शन एक तरह का अप्रोच होता है जिसका मतलब क्या है कि इंटेंडेड टू प्रिपेयर द टीचर्स टू बिकम मोर थॉटफुल. टीचर को ये एक तरह का कॉम्पिटेंट बनाता है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग का या रिफ्लेक्टिव प्रोसेस का यूज़ करके टीचर थॉटफुल बन जाए, टीचर अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर पाए, सेल्फ मैनेज कर पाए, सेल्फ एग्जामिन कर पाए. ठीक है, तो ये टीचर को थॉटफुल बनाता है. आई होप समझ आ गया होगा. यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टीचिंग मतलब क्या है. रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक तरह का थिंकिंग अबाउट वंस टीचिंग, कि अपने बारे में सोचना जो उसने पढ़ा लिया है पहले, कि थिंकिंग अबाउट वंस टीचिंग, कि उस बारे में सोचना कि जो वो पढ़ा रहा है. रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक तरह का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि इन्वॉल्व करता है लर्नर को कि थॉटफुली वो कंसिडर कर पाए अपने ओल्ड एक्सपीरियंसेस को, कि जो वो अप्लाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नॉलेज पे,
और इसके साथ साथ इंडिविजुअल अपनी जो पर्सनैलिटी है उसे डेवलप कर पाए। रिफ्रैक्टिव टीचिंग हमेशा ही टीचर्स को एक तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो वो प्रैक्टिसेस लेकर चल रही है क्लासरूम के अंदर उसको रिव्यू कर पाए, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग रिव्यू कर पाए, टाइप टू टाइप किसी तरह का मॉडिफिकेशन कर पाए, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव टीचिंग हमेशा ही टीचर को एक तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाउ टीचर्स कनेक्ट विद द लर्नर्स मीनिंगफुली, कि क्या टीचर बच्चों के साथ मीनिंगफुली कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या जो बच्चे एंगेज हो पा रहे हैं कि नहीं, क्या जो क्लासरूम के अंदर क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस है वो एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग या ह्यूमरस हो पा रहा है कि नहीं। तो इन सब को केटर करने के लिए हर एक टीचर रिफ्रैक्टिव टीचिंग का यूज़ करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव टीचिंग हमेशा ही टीचर्स को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता है, जैसे कि क्या जो भी वो एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड कर रही है वो एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड कर पा रही है कि नहीं, फैसिलिटेट कर पा रही है कि नहीं, क्लासरूम के अंदर जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो उसको बना पा रही है कि नहीं। तो इन सब के क्वेश्चंस को टीचर रिफ्रैक्टिव टीचिंग के थ्रू आंसर करती है और ये चीज़ उनको हेल्प करता है। अगर कोई चीज़ मॉडिफाई करनी हो तो टीचर को हेल्प करेगा कि वो अपने जो भी प्रोसेस यूज़ कर रही है उसको वो मॉडिफाई कर पाए, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा रिफ्रैक्टिव टीचिंग। नाउ अब यहाँ पे आता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल रिफ्रैक्टिव इन टीचिंग क्या होता है। पहले तो आपने एक देख लिया कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव टीचिंग क्या है, कि थिंकिंग अबाउट वंस टीचिंग, अपनी जो पढ़ाया हुआ उसके बारे में सोचना। इसके अलावा रिफ्लेक्शन एक तरह का प्रोसेस है कि टीचर अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर पाए, सेल्फ इवेलुएट कर पाए। नाउ अब बारी आती है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव थिंकिंग के अंदर ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये एडवांस होता है। कैसे? क्योंकि जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है ये हर एक एस्पेक्ट को देखता है, हर एक एस्पेक्ट को केटर करता है। अब वो कैसे करता है? यहाँ पे जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होता है ये क्या होता है, एक तरह का एनालिसिस लेकर चलता है कि थ्रू आउट द क्लासरूम इवेंट्स और सर्कमस्टांसिस का ये एनालिसिस करता है, ये देखता है हर एक स्टेप में कि यहाँ पे सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल, it is an analysis of classroom events and circumstances by virtue of its complexity. The task of teaching requires the constant continual observation or evaluation and subsequent action. मतलब यहाँ पे टीचर ना सिर्फ एक एक्सपेक्ट को देखती है लेकिन हर एक एक्सपेक्ट को केटर करती है। एग्जाम्पल, अगर टीचर ने कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी तो टीचर उसके बारे में सोचेगी कि क्या जो इसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो सही तरीके से, सही मैनर में, इफेक्टिवली तरीके से बच्चों को डिलीवर हुई कि नहीं। यहाँ पे टीचर हर एक स्टेज पे अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि अगर कोई टीचर डेली बेसिस पे कोई भी टास्क करवा रही है तो उसको रिफ्लेक्शन करना, अगर टीचर यहाँ पे वीकली बेसिस पे करवा रही है तो एंड ऑफ द वीक अपने आप को जज करना कि पूरे वीक में उसने क्या क्या देखा, सही तरीके से जो आउटकम्स अचीव हुए कि नहीं, इफेक्टिव प्रोसेस था कि नहीं। तो ये डीपर थिंकिंग करती है, डीपर एनालिसिस करती है। इसके अलावा हर एक टीचर यहाँ पे सिर्फ डेली बेसिस पे या एट द एंड या वीक नहीं एनालिसिस करती है अपने आप को, लेकिन इसके साथ साथ टीचर वीकली भी और मंथली भी अपने आप को एनालिसिस करती है कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो क्या वो ट्रिगर करेगी फ्यूचर इवेंट्स को। तो हर एक एक्सपेक्ट को टीचर देखती है। तो यहाँ पे एक तरह का नोट है कि टीचर जो इफेक्टिव टीचर होता है उसके लिए सिर्फ ये इनफ नहीं होता कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि क्या हो रहा है क्लास में, रादर देन टीचर को इस तरीके से रिफ्लेक्शन करना चाहिए, इस तरीके से कि वो हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, वाइज, हाउस, व्हाट इज, व्हाट इफ एज वेल। अगर जो अंडरस्टैंडिंग, यही एक तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, यही एक तरह की बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि टीचर अपने आप को क्रिटिकली जज कर पाए, क्रिटिकल एनालिसिस कर पाए। आई होप समझ आ गया होगा कि जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है वो किसके अंदर आ रहा है, कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इंक्लूड हो रहा है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में, where the teacher is reflecting each and every aspect of classroom learning transaction or classroom learning process, where the teacher is not reflecting the day-to-day activities but also the teacher is reflecting weekly and monthly based activities। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है ये आपकी 3 स्टेजेस पे चलता है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। जो रिफ्लेक्शन इन एक्शन होता है इसका मतलब है कि टीचर ऑन द स्पॉट
एक्शन ले रही है उसको रिफ्लेक्ट करिए, जो एक्शन उन्होंने ऑन द स्पॉट लिया है उसको रिफ्लेक्ट करना। स्पॉन्टेनियस एंगेजमेंट है ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में, ताकि डिसीजन ले पाए टीचर इन द रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट हैपेंस थ्रू आउट द डे टू डे। ठीक है, दूसरी तरफ आता है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि किसी पर्टिकुलर एक्शन को रिफ्लेक्ट करना, कि डीपर लेवल पे रिफ्लेक्ट करना जिसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, एक्सटेंसिव थिंकिंग, कि यहाँ पे टीचर अपने आप को क्वेश्चन करती है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रैक्टिस पे, और ये जो होता है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, ये आपका एट द एंड ऑफ द डे या फिर वीकली टीचर परफॉर्म करती है। इसके साथ साथ रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन एक तरह का प्रोएक्टिव वे है थिंकिंग का, ताकि फ्यूचर में किसी तरह का ट्रिगर ना हो, फ्यूचर प्लान्स हमारे स्मूथली इजी तरीके से फुलफिल हो जाए, तो उसके लिए टीचर वीकली और मंथली अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है। तो आई होप समझ आ गया होगा, ये आपका डीपर है, ये आपका डीप है एज कंपेयर टू रिफ्लेक्शन ओनली। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टीचर है, वो कई तरीके की क्वेश्चंस को आंसर करती है। ये आपको रियान एंड कूपर ने बताया है कि एज अ रिफ्लेक्टिव टीचर यू शुड हैव अ आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। क्या क्या होना चाहिए कि व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाई, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कि वट एवर द स्ट्रैटेजी आई एम कैरिंग टू इन द क्लासरूम लर्निंग ट्रांजैक्शन, सो व्हाई एम आई डूइंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिहाइंड, इसके पीछे क्या है, क्यों मैं कर रहा हूँ, तो इसका आंसर होना चाहिए। इसके अलावा हाउ कैन आई बेटर मीट माई स्टूडेंट्स नीड, कि मैं किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स की नीड को केटर कर पाऊंगा, कितनी इफेक्टिवली तरीके से स्टूडेंट्स की नीड को मैं केटर कर पा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर एक रिफ्लेक्टिव टीचर को होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल, ऑप्शंस आर अवेलेबल, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके पास, कि वो किस तरीके से यहाँ पे बच्चों के लर्निंग के प्रोसेस को इफेक्टिव बना पा रही है। हाउ कैन आई एनकरेज मोर इन्वॉल्वमेंट और लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि मैं किस तरीके से एनकरेज कर पाता हूँ इन्वॉल्वमेंट को स्टूडेंट्स की इन द लर्निंग प्रोसेस, कि स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग वे में या इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, एंगेज होके पढ़ रहे हैं कि नहीं, इन्वॉल्वमेंट कितना है, अफेक्टिवली तरीके से पढ़ रहे हैं, अपने साथ जो इंफॉर्मेशन को वैल्यू कर पा रहे हैं कि नहीं, अफेक्टिव डोमेन केटर हो रहा है कि नहीं। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट टीचर को पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का उसके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हाउ आई कंसिडर माई ओन वैल्यूज एज अ प्रोफेशनल एंड अ कंफर्ट लेवल एक्टिंग ऑन दोज वैल्यू, कि मेरी क्या वैल्यूज है प्रोफेशनली तरीके से, क्या मैं कंफर्ट लेवल में उसे एक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, या फिर मुझे किसी तरह का बैरियर आ रहा है मेरे सामने कि मैं पूरी तरीके से क्लासरूम के अंदर पढ़ा नहीं पा रहा, इफेक्टिवली तरीके से कंटेंट को डिलीवर नहीं कर पा रहा, या मेरी वैल्यूज़ के वजह से ऐसा हो रहा है, तो हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। इसके अलावा व्हाट कॉन्शियस चॉइस कैन आई मेक टू मेक अ डिफरेंस, कि क्या एक ऐसा स्मार्ट एक्शन में ले पाऊँ कि मैं इसके अंदर जो अभी करंट प्रोसेस है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, उसको मॉडिफाई कर पाऊँ, चेंज लेकर आ पाऊँ। तो ये सारे क्वेश्चंस को एक टीचर को आंसर होना चाहिए उसके पास, इनको आंसर करना चाहिए, वही एक तरह की रिफ्लेक्टिव टीचर कहलाएगी, और वही एक एफिशिएंट टीचर कहलाएगी, जो कि प्योर तरीके से आपके लर्निंग के एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट कर पाए। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट। सो दीज आर ऑल द स्ट्रेटेजीज विच प्रमोटिंग द रिफ्लेक्शन, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज है जो कि रिफ्लेक्शन को प्रमोट कर रही है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, सेकेंड इज रिफ्लेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेड और ऑब्जर्व लेसन, थर्ड इज कोचिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसेस, एंड फोर्थ इज क्रिएटिंग द ग्रोथ पोर्टफोलियो। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज है जो कि टीचर को हेल्प करती है रिफ्लेक्शन को प्रमोट करने के लिए। अब सबसे पहला आता है आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल। सो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है कि टीचर एट द एंड कुछ अपने नोट्स लिखती है, नोट्स मेकिंग होता है। जैसे कि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी टीचर जाती है क्लासरूम के अंदर, बच्चे को पढ़ाती है, उसके बाद टीचर कुछ ना कुछ नोट्स लिखती है कि आज क्या हुआ, आज बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, क्या जो बच्चे समझ आ रहा था, बच्चे की नीड्स केटर हुई कि नहीं, और यहाँ पे बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा किया नहीं किया, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आई। तो हर एक टीचर अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है एट द एंड ऑफ लेसन कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट, और ये हर एक टीचर करती है रिफ्लेक्टिव जर्नल के थ्रू। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है? रिफ्लेक्टिव जर्नल एक तरह का प्रोसेस है कि टीचर इसके थ्रू रिकॉर्ड करती है, एनालाइज करती है इवेंट्स को इन प्रिस्क्राइब्ड मैटर, ताकि
वो हेल्प कर पाए टू फॉस्टर द रिफ्लेक्टिव टीचिंग। एक तरह की डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखती है टीचर अपने नोट्स में, अपनी डायरी में, एक तरह की डायरी राइटिंग के फॉर्म में कि क्या क्या क्लास में हुआ। हर एक इवेंट को वो डिस्क्राइब करती है अपने ही लैंग्वेज में, और हर एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग को वो केटर करती है। टीचर जो कैंडिडेट्स होती है मेनली, वो हर कोई अपने रिकॉर्ड को बनाता है कि क्लासरूम के अंदर आज क्या हुआ है, फॉर द प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पॉज किए हैं, करंट टॉपिक क्या है, आइडियाज़ लिखती है टीचर उसके अंदर, किस तरीके से बच्चों का इंटरेस्ट हम जनरेट करें। तो इन सब का टीचर एक तरह का रिकॉर्ड बना रही है। तो ये सब कुछ टीचर रिफ्लेक्टिव जर्नल के फॉर्म में करती है। दूसरी तरफ आता है आपका रिफ्लेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेड और ऑब्जर्व लेसन। इसके अंदर टीचर क्या करती है, टीचर जो भी कैंडिडेट्स होता है, मेनली हम यहाँ पे प्री सर्विस टीचर की बात कर रहे हैं, तो टीचर को एज अ कैंडिडेट हम कंसिडर करें, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि जो टीचर कैंडिडेट्स होती है वो रिक्वायर करती है टू डिस्टिंग्विश अमंग द रिफ्लेक्शन फॉर अ प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन इन प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस। कि यहाँ पे टीचर को क्या करती है, टीचर डिस्टिंग्विश करना सीखती है हर एक चीज़ पे कि जो एक्शन उन्होंने अभी लिया है, यानी कि रिफ्लेक्शन फॉर प्रैक्टिस है या रिफ्लेक्शन इन प्रैक्टिस है, रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस है, तो हर एक चीज़ को वो डिस्टिंग्विश करती है। इसके अलावा टीचर क्या करती है, एक तरह के एंटिसिपेटरी रिफ्लेक्शन करती है फ्यूचर एक्सपीरियंसेस में, कि अगर मैं ये स्टेप उठाऊंगी तो उसको फ्यूचर में क्या मुझे आउटकम निकल कर देगा, इसके क्या बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकते हैं, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। तो ये टीचर सबके सब मतलब ऑब्जर्व करके सीखती है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है, अगर हम देखें तो टीचर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करती है, जैसे कि डिड द मटेरियल जो टीचर ने चूज करे होते हैं, क्या वो स्पेसिफिकली तरीके से किसी स्किल को केटर कर रहा है कि नहीं, स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली यूज हो रही है कि नहीं, अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। इसके अलावा हाउ डिड द चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू विजुअल, कि बच्चों ने, आपने कोई एग्जांपल है, जैसे कि बीएड में क्या होता है कि आप एक तरह का लेसन प्रिपेयर करते हैं, तो लेसन को जब आप क्लासरूम के अंदर कंडक्ट करवाते हैं बच्चों के सामने, तो उसके बाद आप अपने आप की कुछ रिकॉर्ड मेकिंग करने को कहती है आपकी जो टीचर, आपका जो सुपरवाइजर, कि आपने क्लास में कुछ परफॉर्म किया है, आपने लेसन प्लान बनाया था बच्चों के लिए, आपने कंडक्ट करवा दिया उनके सामने। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या आपने जो मटेरियल चूज करे थे बच्चों को अच्छे लगे, बच्चों का इंटरेस्ट बना कि नहीं, बच्चे ने आपको रिस्पॉन्सेज दिए कि नहीं दिए, अगर नहीं दिए कि क्यों नहीं दिए, क्या क्या कमी है आपके इस लेसन प्लान के अंदर, कि किस तरीके से आपको मॉडिफाई करना है। तो इन सब क्वेश्चन को टीचर आंसर करती है, और टीचर हर चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करके सीखती है, ठीक है, और इन सब क्वेश्चन के आंसर करती है कि डिड यू कोऑपरेटिंग द टीचर इंटरवीन, डिड यू हैव एनी फीडबैक फ्रॉम योर कोऑपरेटिंग टीचर। अब यहाँ पे कोऑपरेटिंग टीचर क्या है, मेनली कोऑपरेटिंग टीचर होती है कि मान लो कि जब आप क्लास के अंदर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तरह का ऑब्जर्वेटरी पर्सन होता है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो आपको आपके नोट्स, आपके जो पूरे के पूरे जो टीचिंग के प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके जो परफॉर्मेंस को कोड करता है। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिंग टीचर होती है वो आपको हेल्प करती है आपको खुद को एनालिसिस करने में कि क्या गलती रह गई, क्या बच्चे सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेन टीचर का एक टास्क होता है कि जो कोऑपरेटिंग टीचर है तो उसका फीडबैक लेना, अच्छे से फीडबैक लेना, और उसे ये सीखना कि क्या गलती है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट मेक्स यू थिंक सो, व्हाट माइट यू डिफरेंटली इफ यू टॉट दिस लेसन अगेन। तो ये हर किसी का मॉडिफिकेशन के बारे में आपको कह रहा है। नेक्स्ट आता है कोचिंग और कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसेस। तो कोचिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसेस क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस जो कि स्केड्यूल और स्ट्रक्चर टाइम्स में होता है ड्यूरिंग द जूनियर पार्टिसिपेशन पीरियड। तो ये मेनली प्री सर्विस के अंदर होता है। टीचर्स की भी एक तरह की वर्कशॉप होती है टाइम टू टाइम पे, एक तरह का कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसेस चलता रहता है कि टाइम टू टाइम पे टीचर को अपडेट करना, टीचर को के अंदर मतलब वर्कशॉप्स लेना, सेमिनार्स कंडक्ट करवाना टीचर्स के साथ। तो ये आपका प्रोसेस चलता रहता है। इसके अंदर टीचर अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, क्वेश्चंस पुटअप करती है, क्वेश्चंस पुटअप करती है। इसके अलावा कई तरीके के वेज सीखती है कि किस तरीके से हम अपनी मतलब कंटेंट को इजी वे में डिलीवर कर पाए ताकि कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये सब कुछ एक तरह का डायलॉजिक सेशन के थ्रू चलता है, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग से, रिफ्लेक्टिव टीचिंग से ही इस पूरा प्रोसेस आपका चलता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो ये सारे के सारे
स्ट्रेटेजीज है जो रिफ्रैक्टिव टीचिंग को प्रमोट करे। तो ये सारे के सारी स्ट्रेटेजीज एक टीचर की हेल्प करता है कि वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर पाए, अपने आप को समझ पाए, अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर पाए और उसके अकॉर्डिंग टीचिंग के जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बना पाए और स्टूडेंट्स की नीड्स को केटर कर पाए। इसके अलावा आता है क्रिएटिंग ग्रोथ पोर्टफोलियो। तो ये भी टीचर बनाती है, टीचर और उसके साथ जो उनका सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर एज एन कि जो टीचर का मेंटोर होता है, जो टीचर कैंडिडेट यानी कि जो प्री सर्विस में टीचर है तो उनका जो मेंटोर होता है वो उनकी एक ग्रोथ पोर्टफोलियो क्रिएट करता है कि पहले से अब तक टीचर के अंदर कितना चेंजेस आया है, टीचर किस तरीके से इफेक्टिवली तरीके से पढ़ा पा रही है कि नहीं बच्चों को, जो लेसन प्लान्स है वो अच्छे से वो बना पा रही है कि नहीं। तो सारी की सारी जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट है, तो वो सब कुछ कलेक्ट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग टीचर की ग्रोथ का पोर्टफोलियो बनता है। और टीचर अपना पोर्टफोलियो खुद भी बना सकती है, ठीक है, टाइम टू टाइम पे। कि मान लो अगर आपको स्टार्टिंग में ही आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो स्टार्टिंग के आप पहले मंथ में क्या क्या निकल कर आया है, आप किस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं कि बच्चे को सही तरीके से पढ़ा पा रहे कि नहीं, फिर नेक्स्ट मंथ में कुछ मॉडिफिकेशन करके लेसन प्लान अच्छा बना के, तो आप टीचर भी अपने आप को अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकती है, अपनी सेल्फ ग्रोथ को चेक कर सकती है, अपने आप को इवेलुएट कर सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो 4 तरीके की स्ट्रैटेजीज थी जो हमारी आती है रिफ्रैक्शन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। नाउ अब बारी आती है मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे कई तरीके के मॉडल्स हैं, बिहेवियरिस्टिक, कॉम्पिटेंसी और इंक्वायरी ओरिएंटेड एजुकेशन मॉडल्स। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कई तरीके के टाइप्स पढ़ेंगे और टाइप्स करने से पहले कुछ मॉडल्स क्या है एग्जैक्टली और मॉडल की डेफिनेशन क्या है वो, और इसके साथ साथ फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट है तो, नहीं तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करें। ओके, नाउ व्हाट आर मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो जो मॉडल्स हैं टीचिंग के, ये क्या है एग्जैक्टली। तो ये मॉडल्स क्या है, ये हेल्प करते हैं टीचर को एक तरह का वेल प्लान गाइड शीट ये प्रोवाइड करता है ताकि टीचर स्टिपुलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है टीचिंग के उसको देख पाए, रियलाइज कर पाए बाय कंट्रोलिंग द टीचिंग एनवायरनमेंट, और स्पेसिफाई कर पाए कि क्या क्या टीचिंग जो एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। तो मॉडल्स क्या करते हैं, मॉडल्स एक तरह का रोड मैप बना के देते हैं टीचर के लिए कि क्या क्या हमें किस वे में किस तरीके से हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करवाना है, कि एम्स पहले डिसाइड करने हैं, स्पेसिफाई करने हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, मटीरियल्स को सिलेक्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, फिर बाद में जाके उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवेलुएट करना है, फिर सब्सिक्वेंट साइकिल चलानी है। तो ये टीचर को एक तरह का रोड मैप तैयार करके देते हैं। तो जो मॉडल्स है टीचिंग के मेनली क्या है, मॉडल्स ऑफ लर्निंग है। तो मॉडल्स हेल्प करते हैं कि किसी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, आइडियाज़ को, स्किल्स को, वैल्यूज़ को, वे ऑफ थिंकिंग को और मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग को। ये एक तरह का डिस्क्राइब करता है प्रोसेस कि किस तरीके से टीचर यहाँ पे स्पेसिफाई करे, प्रोड्यूस करे एक तरह का पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, सिचुएशन जो कि टीचर के जो कि स्टूडेंट्स के अंदर किस तरीके से उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला पाए। तो इसके लिए हमें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब यहाँ पे कह रहा है कि हाँ नोट है कि हाउ टीचिंग इज कंडक्टेड हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एजुकेट देमसेल्फ। Successful teachers are not simply charismatic, persuasive or expert presenters. Rather, they present the powerful cognitive and social tasks. जब भी आप देखते हो कि मॉडल का तो यूज़ करके टीचर क्लासरूम के अंदर कोई भी लेसन प्लान है उसको कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन असल में जो टीचर की क्वालिटी ये होती है कि टीचर किसी भी पावरफुल तरीके से कॉग्निटिव एंड सोशल टास्क को परफॉर्म कर पाए, बच्चों के साथ एक प्रोडक्टिव आउटकम निकाल पाए, तो वो ही एक असली टीचर होती है। तो ये टीचर की कुछ क्वालिटी बता रहा है। टीचर की क्वालिटी ये नहीं है कि वो कितना अच्छा लीडर है, सक्सेसफुल टीचर है या अच्छी उसकी प्रोफाइल बन रही है या फिर टीचर के पास इतनी सारी डिग्री है, लेकिन जब तक टीचर सही तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं कर पा रही है तो वो असल में टीचर नहीं है। तो ये आपको बताया हुआ है। इसके अलावा टीचर के पास पावरफुल कॉग्निटिव एंड सोशल टास्क एबिलिटी होनी चाहिए, टीचर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए ताकि वो बच्चों के साथ ईजी वे में डील कर पाए और कुछ प्रोडक्टिव वो आउटकम निकाल पाए, ठीक है।
तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि मॉडल्स क्या है। मेनली मॉडल्स एक तरह का रोड मैप है। मॉडल्स टीचर को हेल्प करता है कि किस तरीके से हमें स्पेसिफाई करना है ऑब्जेक्टिव्स, क्या यहाँ पे आउटकम्स को बनाने में टीचर की मदद करता है, रिसोर्सेज को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, और स्पेसिफिक एक्टिविटी को मॉडिफाई करवाने में टीचर की हेल्प करता है। और मॉडल्स के थ्रू मॉडल्स क्या है, एक तरह का प्लान गाइडेड शीट है जो हेल्पफुल है टीचर की रियलाइज कर पाए स्टिपुलेटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को बाय कंट्रोलिंग दी टीचिंग एनवायरनमेंट एंड स्पेसिफाई दी टीचिंग एक्टिविटीज। नाउ कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जो कि मॉडल ऑफ टीचिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो व्हाट आर द फंडामेंटल्स फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ मॉडल? तो एलिमेंट्स ऑफ मॉडल बेसिकली क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक तरह का स्ट्रक्चर, एक तरह का प्रोसेस, एक तरह का टीचिंग एड जो कि यूज हो रहे हैं ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है? मॉडल ऑफ टीचिंग के अंदर सिंटैक्स आता है, सोशल सिस्टम आता है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन आता है, सपोर्ट सिस्टम आता है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आप देखोगे ये सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग है। एक तरह का स्ट्रक्चर ये आपको डिफाइन करते हैं कि किस वे में किस तरह से टीचिंग होगी, यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से टीचर यहाँ पे यूज़ करेगी टीचिंग एड्स को। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आता है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स एक तरह का स्टेप है, एक तरह का फेज है मॉडल का, जो कि हम प्रेजेंट करते हैं बिफोर द क्लास। ये क्या इलिस्ट्रेट करता है? ये इलिस्ट्रेट करता है लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द टीचर स्टूडेंट्स एक्टिविटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। ये डिस्क्राइब करता है कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ मॉडल, कि मतलब ये ऐसा फेज, ऐसा स्टेप जिसके अंदर हम क्या करें, इसको हम प्रेजेंट करते हैं क्लास के सामने कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा अभी हमारा मोटिव है, किसको हमें क्लियर करना है। जैसे कि अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो बना रही हूँ, मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किया कि अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, इस तरह से हम आगे चलेंगे, ये पॉइंटर्स हम कैटर करेंगे। तो ये जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स आपको एक तरह का इलिस्ट्रेट करता है लॉजिकल और सीक्वेंशियल ऑर्डर में कि जो टीचर आपके साथ अभी परफॉर्म करने वाली है बिफोर द क्लास। ठीक है, ये इसके अलावा आता है सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम ऑफ मॉडल एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। नेचर क्या है इस लर्निंग एनवायरनमेंट का, डिस्क्राइब करता है टीचर का क्या रोल है और टीचर का क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स के साथ, किस तरीके से यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे लेसन्स को, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये आपका सोशल सिस्टम के अंदर आता है। फिर आता है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल रिएक्शन एक तरह का एक्सटेंशन है सोशल सिस्टम का, जो कि डील करता है विद द रूल्स ऑफ रिएक्शन टू द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज इन द क्लासरूम इंटरेक्शन। ठीक है, एक तरह का रिएक्शन कि टीचर मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द थ्योरी ऑफ विच मॉडल हैज़ बीन बिल्ट। कि टीचर को मॉडल के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना है, उसके रिस्पॉन्सेज को चेक करना है, जो एक्सपेक्टेड लेवल रिस्पॉन्सेज है उसको देखना है, उसको रीइंफोर्स करना है। तो ये सब कुछ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के अंदर आता है कि टीचर स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज को कैसे रीइंफोर्स कर रही है, कैसे उसका बिहेवियर शेप कर रही है, एटीट्यूड के अंदर चेंजेस लेकर आ रही है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। फिर आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम के अंदर सारे आपके मटीरियल्स आ जाते हैं जो आपको क्लासरूम के अंदर लर्निंग प्रोसेस को ट्रांजैक्ट करवाने में मदद कर रही है। जैसे कि अभी मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ किसके थ्रू, पीपीटी के थ्रू। मैंने पीपीटी बनाई है, पावर प्रेजेंटेशन बनाई है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखे हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि क्या क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। तो उसी तरीके से जो आपको सपोर्ट सिस्टम होता है, सपोर्ट सिस्टम में आपके सारे के सारे बुक्स हो सकती है, टीचर इंसाइक्लोपीडिया का यूज़ करके आपको पढ़ा सकती है, टीचर पीपीटी का यूज़ करके पढ़ा सकती है, टीचर यहाँ पे आपको पैम्फलेट्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, वीडियोग्राफी के थ्रू या टीचर आपको ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आपको पढ़ा सकती है। तो ये सारे सपोर्ट सिस्टम है कि जो कि इंस्ट्रक्शनल एड इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, जो यूज़ हो रहे हैं मॉडल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। 4 तरीके के एलिमेंट्स है, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एंड आपका लास्ट में आता है सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक टाइप ऑफ मॉडल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो उसको अब हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स है मॉडल्स के, उनके अंदर कैसे कैसे सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन और सपोर्ट सिस्टम इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे के सारे टाइप्स है टीचिंग मॉडल के।
तो आपको जैसे बताया है कि मॉडल ऑफ टीचिंग एक तरह का प्लान है, एक तरह का पैटर्न है जो हम यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन करने के लिए फेस टू फेस टीचिंग जो हम क्लासरूम के अंदर होनी है। मॉडल आपको एक तरह का टीचर को गाइड करता है कि कैसे हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है इंस्ट्रक्शंस बच्चों के लिए, ताकि कोई वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाए। सिंपल वे में एक डेफिनेशन दी हुई है। अब इसके कई तरीके के मॉडल्स होते हैं, कई तरीके के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज बेसिक टीचिंग मॉडल जो कि ग्लेसन ने आपको दिया है। सेकेंड इज एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो ऑसबर्न ने दिया है। थर्ड इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो कि सचमैन ने दिया है। ठीक है, ये सचमैन ने दिया है आपको, जिसको स्क्यूमैन भी कह रहे हैं। कहीं पे भी आपको देखोगे रिसर्च आर्टिकल्स में वो स्क्यूमैन से इनको बताया गया है। इसके अलावा मास्टरी लर्निंग मोड है जो कि ब्लूम ने आपको दिया है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर ने दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल पियाजे ने। सोशल इंक्वायरी मॉडल बेंड्यूरा। सिनेप्टिक्स मॉडल जो जॉर्ज प्रिंस ने दिया है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल जो आपको BF स्किनर ने दिया है। इसके अलावा आपका एक मैक्लिनेंड आते हैं, उन्होंने आपको लेबोरेटरी मेथड दिया है, लेबोरेटरी टाइप दिया है टीचिंग मॉडल का, तो वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल अलग से है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक मॉडल को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फर्स्ट इज बेसिक टीचिंग मॉडल जो कि हमें ग्लेसर ने दिया है। तो ग्लेसर ने ये जो मॉडल डेवलप किया था 1962 में डेवलप किया था। मेनली ये मॉडल आपको बताता है एक तरह का रिलेशनशिप, टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ये सिंपल वे में एडिक्वेट मैनर में आपके पूरे टीचिंग प्रोसेस को कंसेप्चुलाइज करता है। ठीक है, इसको बेसिक टीचिंग मॉडल क्यों कहते हैं? बेसिक टीचिंग मॉडल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिक एनालिसिस प्रोवाइड करता है, बेसिक एनालिसिस देता है पूरे के पूरे प्रोसेस को जो टीचिंग में हर एक टीचर यूज़ करती है। कैसे यूज़ करती है कि टीचर यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, एंट्री बिहेवियर चेक करती है बच्चे का, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर यूज़ करती है और बाद में जाके उनके असेसमेंट करती है। तो ये बेसिक है, 4 स्टेप्स है, ये हर कोई टीचर अपने टीचिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है, इसलिए इसको बेसिक कह रहे हैं। टीचर क्या करती है यहाँ पे? सबसे पहले जो 4 बेसिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, कि टीचर कोई भी इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शन देने से पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाती है कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन व्हाट द चाइल्ड विल एबल टू लर्न, बच्चे को क्या समझ आएगा, बच्चा क्या अटेंड करेगा। तो वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टीचर पहले ही डिसाइड कर लेती है कि एट द एंड ऑफ सेशन बच्चे को क्या समझ आने वाला है, इस लेसन में क्या क्या बच्चा पर्टिकुलर स्किल्स एक्वायर करने वाला है, क्या पर्टिकुलर नॉलेज बच्चा अटेन करेगा। तो वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आता है। फिर आता है एंटरिंग बिहेवियर। एंटरिंग बिहेवियर की जब भी क्लासरूम में टीचर डायरेक्टली नहीं पढ़ाने लग जाती, टीचर पहले आपसे पूछती है कि आपको क्या पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इफ़ यू नो तो आप कुछ पॉइंटर्स बताइए मुझे कि आपको क्या पता है इसके बारे में, क्या आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानते हैं, पहले कभी पढ़ी हुई कि नहीं। तो टीचर क्या कर रही है? टीचर आपके एंट्री बिहेवियर को चेक कर रही है कि आपको प्रीवियस नॉलेज कितनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड या पर्टिकुलर टॉपिक जो टीचर अभी पढ़ाने वाली है। इसके अलावा आता है इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर होता है, ये इंडिकेट करता है एक तरह का मेथड, प्रोसेस, स्ट्रेटेजी, इसके अंदर सब कुछ आती है। टीचर ने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, टीचर ने एंट्री बिहेवियर भी पूछ लिया, अब टीचर की बारी आती है कि टीचर उसको जो भी लेसन प्लान है उसको मेथड को बनाए, यूज़ करे, कंटेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करे, रिसोर्सेज उसके अंदर यूज़ करे और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही काम करे। ठीक है, फिर आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट कि जब टीचर पर्टिकुलर लेसन को इम्प्लीमेंट कर देती है, क्लास के अंदर पढ़ा देती है, बाद में जाके उनको असेस करती है उनके परफॉर्मेंस को कि बच्चे को कितना समझ आया है, कितना उसने सीखा है कि नहीं सीखा है, क्या पर्टिकुलर आउटकम हमारे अचीव हुए, जो हमने एक्सपेक्टेड आउटकम थे क्या वो हमें मिले, या फिर उसके अंदर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आई है। तो अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आती है तो टीचर का नेक्स्ट टास्क हो जाता है कि टीचर को फिर से अपना लेसन प्लान मॉडिफाई करना होता है, इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को फिर से आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है और ये सारे बेसिक है क्योंकि ये हर कोई टीचर अपने क्लासरूम के अंदर ये यूज़ करता है इस प्रोसेस का। नाउ नेक्स्ट इज एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो ये ऑसबर्न ने दिया है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो डेविड ऑसबर्न थे, इनका क्या एम था कि हमें टीचर्स को हेल्प करवाने में ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशंस को
ऑर्गेनाइज कर पाए, कन्वे कर पाए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुली वे में स्टूडेंट्स के सामने एफिशिएंटली तरीके से। तो ये जो मॉडल है हमें ऑसबॉर्न ने दिया था, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो इनके अकॉर्डिंग ये कहते थे कि टीचर क्या करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने से पहले टीचर उनको ऑर्गेनाइज करती है, सब्जेक्ट कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है लेक्चर्स के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू, डिज़ाइन करती है कोई पर्टिकुलर टास्क लर्नर्स के लिए, और ताकि वो इंटीग्रेट कर पाए कि उन्हें क्या सीखा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस में चलता है कि टीचर अंधाधुंध तरीके से नहीं पढ़ाती, टीचर एडवांस ऑर्गेनाइजर होती है। टीचर सबसे पहले कंटेंट बनाती है, टीचर ऑर्गेनाइज करती है सब्जेक्ट कंटेंट को मीनिंगफुल वे में, फिर प्रेजेंट करती है, फिर बाद में जाके वो बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करती है, और लास्ट में जाके कुछ वो कि ये इन्वेस्टिगेट करती है कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है। तो यहाँ पे जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को भी कि वो स्ट्रेंथन कर पाए अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को। और जो ऑसबॉर्न है इन्होंने पर्सन्स नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को बताया है कि ऑसबॉर्न यूजेस फॉर द पर्सन नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एट एनी गिवन टाइम वेल ऑर्गेनाइज और क्लियर और स्टेबल, कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चा या टीचर इस तरीके के मॉडल को यूज़ करती है, कैसे वो स्ट्रेंथ करती है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, बच्चे की नॉलेज को वेल ऑर्गेनाइज मैनर में क्लियर और स्टेबल तरीके से प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आगे 3 फेज के अंदर जो पूरा लर्निंग प्रोसेस है वो ट्रांजैक्ट होता है। सबसे पहले फेज 1 के अंदर आप कहते हो कि टीचर सबसे पहले क्लियरिफाई करती है एम क्या है लेसन का, ऑर्गेनाइज करती है, प्रेजेंट करती है ऑर्गेनाइजर को, और रिलेट करती है ऑर्गेनाइजर्स टू स्टूडेंट्स नॉलेज। फिर आता है फेज 2 में कि जब टीचर प्रेजेंट कर रही है लर्निंग टास्क को, लर्निंग मटेरियल को, इसके अंदर टीचर ऑर्गेनाइज करती है न्यू मटेरियल एक्सप्लिसिट को, लॉजिकल ऑर्डर में लेकर आती है, लर्निंग मटेरियल एक्सप्लिसिट करती है, प्रेजेंट करती है मटेरियल्स को मीनिंगफुल वे में, और लास्ट में जाके टीचर क्या करती है, रिलेट करती है न्यू इन्फॉर्मेशन को टू दी एडवांस ऑर्गेनाइजर और प्रमोट करती है एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग। तो ये पूरा आपके एक सीक्वेंस में चलता है, ऑर्डर में चलता है। सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स मेनली आपको क्या बता रहा है, सिंटेक्स मतलब मेनली आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से टीचर अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, क्लासरूम लर्निंग के ट्रांजैक्शन करवा रही है। ठीक है, तो ये आपको चल रहा है। और ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है ये आपका डिडक्टिव होता है इन नेचर, क्योंकि ये कैसे जाता है, ये आपका जनरल से स्पेसिफिसिटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है जो कि आपको ऑसबॉर्न ने दिया, आपने यूनिट 3 में भी पढ़ा हुआ है, तो उसी तरीके से ये चल रहा है। नाउ अब बारी आती है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो आपको स्क्यूमैन ने दिया है, ठीक है, स्क्यूमैन इनका नेम है, इन्होंने दिया है इंक्वायरी मॉडल। तो इंक्वायरी मॉडल किसने डेवलप किया है, रिचर्ड स्क्यूमैन ने, ताकि बच्चों को टीच करने के लिए, स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए एक तरह का प्रोसेस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग दी एक्सप्लेनिंग यूजुअल फिनोमिना। अब ये टीचर इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का यूज़ करती है कि जब बच्चे के अंदर उन्हें इंक्वायरी जो इंक्वायरी है वो बच्चे के अंदर डाल पाए, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी लेकर आ पाए, कि बच्चा जो अपना टास्क है वो अपनी नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट कर पाए, अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए। तो इसलिए टीचर इस इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का यूज़ करती है। जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल होता है इसके अंदर मतलब ये ओरिजिनेट हुआ है विद द बिलीव इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट लर्नर, कि अगर आप चाहते हैं लर्नर को इंडिपेंडेंट बनाना, कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे, खुद ग्रो कर पाए, बच्चा यहाँ पे खुद चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए, तो उसके लिए आपको इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का यूज़ करना है। इसके अंदर मेनली टीचर क्या बच्चे को परसुएट करती है कि वो बच्चा साइंटिफिक इंक्वायरी करे किसी पर्टिकुलर टास्क का, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करवाती है, बच्चा यहाँ पे इंक्वायरी का जो एक्सपेक्ट है वो जनरेट करता है इसके थ्रू, और बच्चा न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करके सीखता है। यहाँ पे स्क्यूमैन बिलीव करते हैं कि इस सिचुएशन में जो टीचर है वो क्या करती है, ये बच्चे को आगे जाके बच्चे को ये कहती है कि सबसे पहले कन्फेडरेशन करना प्रॉब्लम का, कि बच्चे को कुछ टास्क देती है, कि टास्क को परफॉर्म करने के लिए कहती है, कि सबसे पहले फेज़ 1 में बच्चे को किसी सामने प्रॉब्लम रख देती है, कि कहती है कि चलो अब कोई प्रॉब्लम है इसका आप सॉल्यूशन निकाल के देना है। तो बच्चे एक तरह का इंक्वायरी प्रोसेस का यूज़ करते हैं कि सबसे पहले किसी पर्टिकुलर मतलब फिनोमिना को एक्सप्लेन करना, प्रेजेंट करना डिस्क्रिपेंट इवेंट को, फिर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, वेरीफाई करना,
डेटा गैदर करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, ऑर्गेनाइज करना इन द मीनिंगफुल वे, फॉर्मुलेट करना एक्सप्लेनेशन, बाद में जाके एनालिसिस करना, तो ये बच्चा खुद करता है। तो टीचर इस तरीके से इस मॉडल का यूज़ करती है ताकि बच्चा खुद ही साइंटिफिक इंक्वायरी करे, कुछ न्यू नॉलेज को वो गेन कर पाए। ठीक है, तो ये इंक्वायरी मॉडल है जो हमें किसने दिया है, स्क्यूमैन ने दिया है, जिसको कई रिसर्च पेपर्स में सचमैन भी कह रहे हैं। आई होप समझ आ गया होगा। और ये टीचर ही एक तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट है वो जो फैसिलिटेट करती है ताकि बच्चा इंक्वायरी कर पाए। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, आस्क का, इन्वेस्टिगेशन, क्रिएट, डिस्कशन और रिफ्रैक्शन। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का टीचर यूज़ करती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में या इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में। ठीक है, फिर आता है आपका मास्टरी लर्निंग मोड, जो कि आपको ब्लूम ने दिया है। मास्टरी लर्निंग है, तो इसके अलावा टीचर क्या करती है, मास्टरी लर्निंग मॉडल का यूज़ करती है कि जब टीचर को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे की मास्टरी करवानी होती है। मास्टरी लर्निंग किसने डेवलप किया है, ये आपका जॉन बे कैरोल ने डेवलप किया है और बेंजामिन ब्लूम ने, दोनों ने मिलकर ये मॉडल बनाया है। मास्टरी लर्निंग मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक तरह का प्रैक्टिसेबल मॉडल ऑफ टीचिंग है जो कि अप्लाई कर रहा है स्कूल्स के अंदर, ट्रेनिंग सेटिंग्स में, कि बच्चे की के अंदर कोई इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स है जो टीचर यूज़ करती है कि सबसे पहले मास्टरी कैसी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उससे पहले वो डिफाइन करती है ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि बच्चा क्या सीखेगा। तो ये पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टीचर मास्टरी कराती है, बच्चे की किसी सब्जेक्ट नॉलेज पे पकड़ लगवाती है। ठीक है, ये इसके अंदर होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेजर ऑब्जेक्टिव्स बनाए, फिर आता है कि जब टीचर जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स को, उस पर्टिकुलर कोर्स को या यूनिट को फर्दर छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करती है, स्मॉल लर्निंग यूनिट्स में डिवाइड करती है और उनके हर एक ओन ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं, जो पार्ट्स है पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मास्टरी करवाती है। लर्निंग मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करके फिर इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज सेलेक्ट करते हैं, फिर जब स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजीज कंडक्ट करवा के यूज़ करके मतलब आपका जो लेसन प्लान है उसको कंडक्ट करवाते हैं, फिर बाद में जाके टीचर से वैल्यूएट करती है बच्चे को। तो ये सिर्फ और सिर्फ मास्टरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मास्टरी के ऊपर बेस्ड है कि सबसे पहले टीचर क्या करती है, क्यू सेट करती है कि क्या करना है, किसके अंदर मास्टरी करवानी है। फिर टीचर बेस्ट शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देती है, मतलब जो कोर इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे को करनी है, कोर यूनिट है, उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड कर देती है, शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस में डिवाइडेड करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। फिर उसके अकॉर्डिंग टीचर गाइडेड प्रैक्टिस देती है, गाइडेड प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होती है। फिर टीचर कुछ इंडिविजुअली टास्क बच्चे को देती है कि इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले गाइडेड प्रैक्टिस प्रोवाइड की, गाइडेंस देकर बच्चे को लर्निंग करवाई, फिर इंडिविजुअल टास्क दी, फिर बाद में फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाई बच्चे की कि कितना समझ आया कि नहीं समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो रेमेडियल क्लासेस भी उसको देती है। और इस प्रोसेस के अंदर, मास्टरी लर्निंग प्रोसेस के अंदर यहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम है जो बच्चा खुद ही कर रहा होता है। यहाँ पे भी मास्टरी लर्निंग में भी यहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है, और यहाँ पे ये जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है इसमें भी बच्चा एक्टिव होता है। लेकिन बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल होता है ये आपका लर्नर सेंटर होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, लर्नर सेंटर होता है कि लर्नर्स के नीड को ही केटर किया जाता है, लर्नर्स की नीड्स को सेंट्रल पोजीशन पे रखा जाता है, लर्नर सेंटर होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मास्टर वाला होता है ये आपका स्टूडेंट वो टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि टीचर ही एक तरह का एनवायरनमेंट फैसिलिटेट कर रही है, टीचर ही बच्चे को मास्टरी करवा रही है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो टीचर सेंटर्ड ये होता है। हालांकि बच्चा एक्टिव होता है लेकिन टीचर ही एक तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट फैसिलिटेट कर रही है, तो ये टीचर सेंटर्ड इसको कहा गया है। ठीक है, आई होप समझ आ गया। नाउ ये आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस चलता है मास्टरी लर्निंग का कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना लर्निंग सीक्वेंसेस को, फिर चेक करना प्री रिक्विजिट्स को, लेसन प्लान, टास्क एनालिसिस, वीकली प्लानिंग करना, करिकुलम एंड नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, फिर समेटिव असेसमेंट करना। तो ये सब कुछ एक प्रोसेस चलता है, इसके थ्रू बच्चे की मास्टरी होती है। इसके कुछ मेन एम क्या होता है इस पर्टिकुलर मॉडल का, मेन यही है कि बच्चे डेवलप कर पाए, हर एक बच्चा डेमोन्स्ट्रेबल मास्टरी ओवर दी सब्जेक्ट। इसके अलावा बच्चे को एक तरह का प्रोवाइड करना फैसिलिटीज़ कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए, अनेबल हो पाए हर एक बच्चा अपनी ओन पेस पे डेवलप कर पाए बेटर सेल्फ कॉन्सेप्ट। इस सब के लिए सेल्फ इनिशिएटिंग और सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग
हो पाए, डेवलप कर पाए। तो इन सब के लिए हम ये मास्टरी मॉडल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ सपोर्ट सिस्टम होता है। सपोर्ट सिस्टम बेसिकली यहाँ पे जो टीचर प्रोवाइड कर रही है, तो सपोर्ट सिस्टम क्या है, एक तरह का कोऑपरेटिव होना चाहिए, रिगरस होना चाहिए। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर एज अ सपोर्ट सिस्टम, जो कि स्टूडेंट्स को एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करे कि कैसे हमें इंफॉर्मेशन के अंदर मास्टरी लेकर आनी है। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स को खुली छूट होती है कि वो कैसे भी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स का यूज़ कर सकती है, कई टूल्स का यूज़ कर सकती है। ठीक है, कई तरीके की इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज़ कर सकती है और बच्चे को मास्टरी करवा सकती है। और यहाँ पे वैरायटीज़ होती है मटेरियल्स में। टीचर या तो डिस्कस कर रही है बच्चे के साथ, या एक्सपेरिमेंटेशन करवा सकती है, डायलॉग्स यहाँ पे होते हैं। ओपन सेटिंग में, ओपन क्लासरूम सेटिंग्स में भी पढ़ा सकती है और बच्चे को टास्क दे सकती है कि आप इंक्वायरी करें, एक्सप्लोर करें। तो ये टीचर पूरी तरीके से बच्चे को फैसिलिटेट कर रही है, बच्चे को एक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है और टीचर एज अ सपोर्ट सिस्टम काम कर रही है। दूसरी तरफ सिंटेक्स में देखोगे तो यहाँ पे 3 तरीके की फेजेस होते हैं। कौन कौन से? फेज 1 के अंदर कोर टीचिंग होता है, सेकंड होता है डिफरेंशियल टीचिंग सेशन, एंड थर्ड होता है इंटेंसिव टीचिंग सेशन। जो कोर टीचिंग सेशन, जैसे आपको बताया कि इसके अंदर टीचर बच्चे को इन्फॉर्म करती है, स्टूडेंट्स को, कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यहाँ पे टीचर एक्सपेक्ट करती है कि किस लेवल पे बच्चे को मास्टरी होगी, प्रेजेंट करती है लर्निंग टास्क को, एडमिनिस्टर करती है। दूसरी तरफ जो डिफरेंशियल टीचिंग मेथड होता है, या डिफरेंशियल टीचिंग सेशन, एक ऐसा टीचिंग सेशन होता है कि बच्चे को यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे क्लैरिफाई करना प्यूपिल को मास्टरी लेवल क्या है, प्रोवाइड करती है अल्टरनेटिव मेथड्स, ऑर्गेनाइज करती है स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्टर्स टीचर्स के लिए। ठीक है, विद टीचर्स ऑर्गेनाइज करना ट्यूटरिंग पेयर्स। अब मान लो यहाँ पे क्लास के अंदर है, अब क्लास के अंदर कई तरीके की डाइवर्सिटी है, हर एक बच्चे की लर्निंग जो पेस है वो अलग अलग होती है, तो टीचर भी उसी तरह से काम करती है। मान लो जो बच्चे यहाँ पे क्विक लर्नर होते हैं, जल्दी से इंफॉर्मेशन को जल्दी से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं, इजी वे में कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, तो उनके लिए टीचर यहाँ पे कोर टीचिंग सेशन कंडक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर टीचर के क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो स्लो लर्नर्स है, तो उनके लिए क्या करें, तो उनके लिए टीचर डिफरेंशियल टीचिंग सेशन कंडक्ट करती है, एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस कंडक्ट करती है, ताकि उनकी कंटेंट में मास्टरी हो पाए। अब जैसे कि देखोगे क्लास में कई वीक बच्चे होते हैं, तो उनके लिए वीक क्लासेस लगती है टाइप टू टाइप पे। टीचर्स क्या करती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा घंटे बच्चे को देती है क्लास के बाद, स्कूल के बाद, ताकि बच्चा मास्टरी ले पाए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। फिर अब आता है इंटेंसिव टीचिंग सेशन। तो इंटेंसिव टीचिंग सेशन एक ऐसा सेशन कि ऐसे बच्चों के लिए होता है जो कि किसी तरह की डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी उनको हो रही है, उनके लिए टीचर अलग से लेसन प्लान करती है और अलग से टीचर उनके लिए मास्टरी करवाती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ठीक है, उनको ट्यूटरिंग देना बाय द पीयर्स, प्रोवाइड करना फर्दर मटेरियल्स, कंसोलिडेट करना गेम्स, डिफरेंशियल टीचिंग सेशंस उनके लिए कंडक्ट कराना, एडमिनिस्ट्रेटिव करना, मास्टरी टेस्ट, तो ये सब कुछ होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस वे में टीचर मास्टरी करवा रही है बच्चे को, और हर लेवल के बच्चों के लिए अलग अलग मास्टरी पे टीचर करवाती है। नाउ अब आता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो आपको ब्रूनर ने दिया है। ये बात ध्यान रखना, ब्रूनर ने कहा था कि बच्चे कैसे कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं। बच्चे यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं अपने एनवायरनमेंट को कॉम्प्लेक्स वे में। यहाँ पे इनन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कई तरीके की इवेंट्स होते हैं, कई तरीके के फिनोमिना होते हैं, इन सबको ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को अटेन करता है। तो यही हमें ब्रूनर ने दिया है। अगर हम इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे दिया है कि इन ऑर्डर टू कोप अप विद दिस एनवायरनमेंट वी एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग, कि हर एक कॉन्सेप्ट को अगर हम सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को अटेन करने हैं, तो सबसे पहले बच्चा जो भी चीज़ें सीखता है, जो भी इवेंट्स के अंदर जो उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उनको वो करेक्ट वे में कैटेगराइज करता है, कैटेगराइजेशन के प्रोसेस के अंदर एंगेज होता है, तब जाके बच्चा किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को गेन कर पाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होता है कि 2 फॉर्म पे चलता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक ऐसी चीज जिसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है विच न्यू कैटेगरीज आर फॉर्म, कि जब न्यू कैटेगरीज यहाँ पे वो बना रहा है, ठीक है, न्यू कैटेगरीज यहाँ पे वो बना रहा है। साइलेंट फीचर्स का है कि जब लिस्ट कर रहा है कुछ न्यू एट्रीब्यूट्स को,
ठीक है। और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट यानी कि जब रिक्वायर करना स्टूडेंट्स को फिगर आउट करना एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कैटेगरी, कि जब उसने एट्रीब्यूट सीखे उसको उसने कैटेगराइज किया, अब बारी आती है टीचर उसको कंपेयर करने की, कंट्रास्ट करने की, तो ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के अंदर आता है। जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है एक तरह का एक्सीलेंट टूल कहा गया है इवैल्यूएशन के लिए, कि जब टीचर अब डिटरमाइन करना चाहती है कि इंपॉर्टेंट आइडियाज़ कि जो इंट्रोड्यूस हुए हैं पहले से, तो कितना उनको समझ आए। मेनली यहाँ पे टीचर इसको यूज़ करती है इस मॉडल को, कि जब बच्चे की प्रायर नॉलेज को चेक करना होता है कि कितना उसे समझ आया है, कितने कॉन्सेप्ट्स की उसे नॉलेज है, उसके लिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का वो यूज़ करती है। यहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से चलता है। टीचर सबसे पहले प्रेजेंट करती है एग्जांपल्स, नन एग्जांपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को फिजिकली वर्चुअली, स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड करती है उसकी क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, प्रेजेंट करती है। फिर बाद में आता है स्टूडेंट्स जो टीचर क्या है फॉर्मुलेट करना, एनालाइज करना हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को कोई टास्क देती है ताकि टीचर स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइपोथेसिस को बनाए, टेस्ट करे, ठीक है। फिर टीचर हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो एग्जामिन कर पाए, वेरीफाई कर पाए, रिफ्यूट कर पाए दूसरे हाइपोथेसिस को। फिर स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं किसी तरह की डेफिनेशन, किसी तरह का कॉन्सेप्ट वो अटेन करते हैं, और टीचर आस्क करती है स्टूडेंट्स को कि इतने जो एट्रीब्यूट्स है, क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स है, उसको शेयर करना, उसको डिफाइन करना, ठीक है। और बाद में जाके टीचर ये एक तरह का क्लोजिंग में टीचर एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को कि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखे अप्लाई कर देना, है ना। तो ये पूरा आपका प्रोसेस में चलता है। तो इसके 3 फेज होते हैं कैम्प के, यानी ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के। पहला फेज में आता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, कि जब कोई भी टीचर किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करी है, डेटा को प्रेजेंट करी है, आइडेंटिफाई करी है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। फेज सेकंड में आता है कि टेस्ट करना अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, टेस्ट करती है कि कितना अटेनमेंट हुआ है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, कितना उन्हें समझ आया है। थर्ड में आता है एनालिसिस करना, थिंकिंग स्ट्रेटेजीज का। तो ये आपका एनालिसिस लास्ट स्टेज होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पूरे 3 प्रोसेस में चलता है, 3 फेजेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। फिर आता है पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तो पियाजे ने आपको पता है कॉग्निटिव के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया है, कॉग्निटिव डोमेन में सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया है। तो पियाजे कहते हैं, पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल है इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि बच्चे को आप जो टीचर है इस तरीके से पढ़ाए ताकि बच्चे की कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो पाए। बच्चे को भेड़ चाल की तरह मत पढ़ाओ, बच्चे के अंदर सिर्फ ड्रिलिंग मेथड की तरह इंफॉर्मेशन मत डालो। टीचर का ये टास्क, अगर टीचर चाहती है बच्चा कॉग्निटिवली और इंटेलेक्चुअली तरीके से डेवलप हो, तो बच्चे को ये कहो कि बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन को खुद कंस्ट्रक्ट कर पाए, खुद एक्सप्लोर करे, बच्चा अपनी जो स्कीमास है उसको डेवलप कर पाए, नॉलेज को वो स्टोर करे, न्यू एक्सपीरियंसेस ले, नए लोगों के साथ मतलब नए एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करे, एक्सपीरियंसेस जनरेट करे, अपनी जो बिहेवियर है उसको प्रेजेंट कर पाए, उसके पैटर्न्स को प्रेजेंट कर पाए। तो ये सब कुछ पियाजे ने कहा था, और टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके पीछे कि यहाँ पे ये पिच कर पाए, लर्निंग के प्रोसेस को पिच करे, ना सिर्फ करंट लेवल पे जो स्टूडेंट्स का है उसके अबव लेवल पे, कि जो वो सीख रहा है अभी सिर्फ वहाँ तक सीमित रहा रखे, बच्चे को एक स्टेप आगे लेकर जाए। मतलब अगर बच्चा आप देखोगे प्री ऑपरेशनल स्टेज पे है, तो बच्चे को कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के लिए आप डेवलप करवाए, उसके लिए उसको आप फॉर्म करें। आपको पता है कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जैसे आप ढालते हो वैसे वो ढल जाता है। तो टीचर एज अ मोल्डर काम करती है इस टीचिंग के लर्निंग प्रोसेस में। टीचर बच्चे को मोल्ड कर पाए इस वे में कि बच्चा सिर्फ इस लेवल के लिए नहीं बल्कि अगले आने वाले लेवल के लिए भी वो सीख जाए, वो भी गेन कर पाए, अगले लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो एक स्टेप आगे का टीचर को पिच कराने के लिए कह रहा है कि सिर्फ लर्निंग के प्रोसेस को सीमित नहीं रखना, इतना नहीं रखना, इसके आगे तक उसको आप इस तरीके से मोल्ड करो कि वो आगे वाले लेवल के लिए भी तैयार हो जाए नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले। तो ये आपको पियाजे ने कहा है। इसके अलावा पियाजे कहते हैं कि टीचर एज अ, जैसे कि आप पियाजे को देखोगे या फिर आप वाइगॉट्स्की को देखोगे, तो दोनों ने ही मतलब इन्होंने जो वाइगॉट्स्की है इन्होंने कहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का यूज़ किया है, कि किस तरीके से टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्कैफोल्ड करे, जिसमें वो एज अ मोर नॉलेजेबल अदर बच्चे को हेल्प करे कि न्यू नॉलेज को गेन करना, अटेन करने में। तो ये आपको कहा गया है।
इसी तरीके से टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा किसी चीज़ को एसिमिलेट कर पाए, अकोमोडेट कर पाए, इसके अलावा बच्चा इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना पाए, स्कीमास को डेवलप कर पाए। ठीक है, तो ये आपको बताया है जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल ने। अब बारी आती है सोशल इंक्वायरी मॉडल। तो सोशल इंक्वायरी मॉडल जैसे कि बता रहा है, सोशल इंक्वायरी यानी कि ये न्यू आइडिया नहीं है, इसका मतलब न्यू आइडिया नहीं है, लेकिन इसका एक आइडिया जो रिफ्लेक्ट करता है हिस्टोरिकल करिकुलम के डेवलपमेंट पे। हिस्टोरिकल करिकुलम के डेवलपमेंट पे ये जो एम होता है सोशल इंक्वायरी मॉडल का, ये क्या अनेबल करता है स्टूडेंट्स को कि बच्चा डेवलप कर पाए स्किल्स इस सोशल इंक्वायरी रिसर्च में। सोशल इंक्वायरी रिसर्च में बच्चे को स्किल्स जो डेवलप हो पाए तो वो इससे डील करता है, ताकि जो बच्चा है डेवलप कर पाए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर लोकल कम्युनिटी, कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके बारे में उसको नॉलेज हो, क्या प्रैक्टिसेस है, क्या कल्चर प्रैक्टिसेस है, क्या कल्चर एथिक्स है, क्या कल्चर वैल्यूज़ है, अपनी सोसाइटी के बारे में क्या है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, क्या बिलोंगिंगनेस है, क्या प्लेस है, क्या चेंज है। तो इन सब के बारे में बच्चे को नॉलेज हो, तो वो आपका सोशल इंक्वायरी मॉडल के अंदर आता है। ठीक है, सोशल इंक्वायरी मॉडल या सोशल इंक्वायरी एक तरह का बच्चे को अनेबल करवाना कि बच्चा स्किल्स डेवलप कर पाए सोशल इंक्वायरी रिसर्च में। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। सोशल इंक्वायरी मॉडल प्रोवाइड करता है सोशल साइंसेस विद एन अप्रोप्रिएट और डिस्टिंक्टिव प्रोसेस फॉर स्टडिंग द ह्यूमन सोसाइटी, कि सोशल इंक्वायरी मॉडल का यूज़ करके बच्चे को ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ाना, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंड करवाना, तो वो सोशल इंक्वायरी मॉडल के अंदर आता है। सोशल इंक्वायरी मॉडल के अंदर बच्चे को सोशल इंक्वायरी रिसर्च की एबिलिटीज़ को गेन करवाना होता है कि बच्चा एक्सप्लोर कर पाए, एनालिसिस कर पाए पर्सनल वैल्यूज़ को, पीपल वैल्यूज़ को, पर्सपेक्टिव को, और कंसिडरेशन कर पाए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सोशल एक्शन के क्वेश्चन है, सो व्हाट एंड नाउ व्हाट, क्या था पहले, क्या अब है। ठीक है, तो इनके आंसर्स दे पाए बच्चा, सोशल इंक्वायरी कर पाए, लिंक बना पाए सिटीजनशिप, लिंक कर पाए सिटीजनशिप और पार्टिसिपेटरी आउटकम में सोशल साइंसेस के। तो यही मेन इसका मोटिव है इस पर्टिकुलर मॉडल का, सोशल इंक्वायरी मॉडल जो हमें बेंड्यूरा ने दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कुछ जो सोशल इंक्वायरी मॉडल है ये आपका सो व्हाट से नाउ व्हाट पे चलता है। सो व्हाट यानी कि जो इंफॉर्मेशन गोल्स थे कि फाइंडिंग आउट करना कुछ इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन करना सिटीजनशिप गोल्स को, कि एक्सप्लोर करना वैल्यूज़ को, पर्सपेक्टिव को, कंसीडरिंग करना रिस्पॉन्सेज और डिसीजंस को, तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है। यहाँ पे जब भी हम इंफॉर्मेशन गोल्स के बारे में बात करते हैं, और ये आपके टाइप्स है सोशल इंक्वायरी क्वेश्चंस के, एक तो इंफॉर्मेशन गोल्स और एक ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स। तो बच्चा यहाँ पे सो व्हाट और नाउ व्हाट के क्वेश्चन को आंसर कर पाए, यानी कि इंफॉर्मेशन गोल्स क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन और सिटीजनशिप गोल्स क्या है, इनको आंसर कर पाए, इनको समझ पाए, उसके लिए हम सोशल इंक्वायरी मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गोल्स के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पे बच्चा हिस्ट्री के बारे में जान पाए, अपने सोसाइटी की हिस्ट्री में क्या प्रैक्टिसेस है, क्या कल्चर है, क्या नॉर्म्स है, एक तरह की नॉलेज वो ले पाए हिस्ट्री की, प्लेस की, सोसाइटी की, और क्या कैसे उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर पाए। दूसरी तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशनल सिटीजनशिप गोल्स होता है, ये आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, कि बच्चा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर पाए, फोकस कर पाए पीपल की क्या वैल्यू है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, फोकस कर पाए कंटेम्प्रेरी इशू क्या है, एनकरेज कर पाए पार्टिसिपेटरी आउटकम। तो ये सब कुछ आपके सोशल इंक्वायरी मॉडल के अंदर आता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज सिनेप्टिक्स मॉडल। ठीक है, सिनेप्टिक्स मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिनेप्टिक मॉडल आपका पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, साथ साथ करिए। सबसे पहले सिनेप्टिक्स मॉडल दिया किसने है, तो ये आपको विलियम जे गॉर्डन ने दिया है सिनेप्टिक मॉडल। ठीक है, इनिशियली ये मॉडल है वो यूज़ किया गया था, डेवलप किया गया था क्रिएटिविटी ग्रुप्स पे। जब हम क्रिएटिविटी ग्रुप को चेक करते थे किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, तो तब ये यूज़ किया गया था। अब जो सिनेप्टिक्स है इसका मतलब क्या है मेरी, सिनेप्टिक्स मतलब एक तरह का मेथड बन गया है कि पीपल कैन यूज टू हेल्प देम ओवरकम द ऑब्स्टेकल, कि सिनेप्टिक्स मेथड का यूज़ करके कोई भी इंडिविजुअल है अपनी ऑब्स्टेकल्स को कैसे ओवरकम कर पा रहा है, कैसे वो एनकाउंटर कर पा रहा है बाय डूइंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे
वो परफॉर्म कर पा रहा है, किस अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव कर पा रहा है, क्रिएटिव और इमेजिनेटिव कैपेबिलिटीज कैसे वो यूज़ कर रहा है। तो ये सब कुछ सिनेप्टिक मॉडल के अंदर देखते हैं। तो अगर टीचर इस सिनेप्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग का यूज़ कर रही है तो टीचर की क्या करती है, टीचर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बिल्डअप करवाती है, क्रिएटिविटी लेकर आती है, इमेजिनेशन लेकर आती है, थिंकिंग की एबिलिटी को बढ़ाती है। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से चलता है। तो स्टेप्स है, सबसे पहले आता है टास्क हेडलाइन एंड सब्सटेंसिव और सब्सटेंटिव इनपुट। ये क्या है कि सबसे पहले डिस्क्राइब करना करंट सिचुएशन क्या है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, फिर टास्क एनालिसिस करना। टीचर की सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीचर सेट करे कि व्हाई द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों हो रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बच्चे के सामने ये अपॉर्चुनिटी रखती है कि बच्चे ने कितना पढ़ा हुआ है, व्हाट दे हैव ऑलरेडी ट्राइड थॉट ऑफ। फिर आता है स्प्रिंग बोर्ड्स। स्प्रिंग बोर्ड यानी कि जब टीचर इन्वाइट करती है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स एंड रैंडम आइडियाज टू सेट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब ये बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डाल रही है। टीचर क्या कर रही है, आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते समझ आ गया होगा कि टीचर यहाँ पे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डालना चाहती है, इमेजिनेटिव थिंकिंग डेवलप करना चाहती है। तो उसके लिए टीचर क्या करेगी, टीचर यहाँ पे बच्चे को ही प्रोवोक करती है कि भाई तू ही आंसर दे इसका, मैं नहीं दूंगी, मैं सिर्फ तेरे को हेल्प कर रही हूँ, बाकी तू इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देगा, तू ही इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, प्रॉब्लम क्या है करंट, और तू ही इसका सोल्यूशन निकाल के देगा। तो उसके लिए क्या करेगी टीचर, सबसे पहले बच्चे के कोई भी टास्क है उसको हाईलाइट करेगी कि चलो अभी अभी ये टास्क करना है, अब ये आपको करंट सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे करोगे। तो टीचर बच्चे को प्रोवोक करिए कि आंसर्स दे मुझे इसके, क्या कैसे मैं सॉल्व करूंगी। तो बच्चा क्या करता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को एनालिसिस करता है कि ये टास्क है क्या, इससे पहले की जानकारी है कि नहीं उसको, तो वो हर चीज़ सोचता है। फिर बाद में जाके टीचर टास्क देती है बच्चे को कि चलो अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से जो भी चीज़ और एसोसिएट करती है, जो अल्टरनेटिव्स हो गई, तो उसको आप मुझे बताओ। तो टीचर ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चों को करवाती है और ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए कुछ पॉइंटर्स लिखती है। फिर स्प्रिंग बोर्ड्स पे, ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ वो लिखती है। फिर आता है कि जो मोस्ट कंपेलिंग आइडियाज़ होता है, जो मोस्ट अपीलिंग आइडियाज़ होता है, वो चुन लेती है कि ठीक है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपने मुझे ये बताया है, अब इनमें से जो बेस्ट है अब उसको चुनते हैं। तो बच्चे खुद ही चुनते हैं जो उनके लिए बेस्ट है, जिसके लिए वो एग्री करते हैं, तो वो चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फिर बाद में वेज और मीन्स होता है, प्रैक्टिकल स्टेप्स हम यूज़ करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उनमें से जो आइडिया निकलते हैं, जो एमर्ज होते हैं, फिर उनके आइडिया जो एमर्ज हुए हैं उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन निकालते हैं, आइटमाइज करते हैं उनके रिस्पॉन्सेस को, और बाद में जाके पॉसिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। और नेक्स्ट स्टेप होता है कि डॉक्यूमेंट करना किसी पर्टिकुलर एक्शंस को जो उन्होंने लिया है, किसने लिया है, कितने डेडलाइंस में लिया है, तो ये सब कुछ हम चेक करते हैं। तो ये पूरा स्टेप्स पे चलता है आपका, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। सिनेप्टिक्स में क्या कर रहे हैं, सिनेप्टिक्स में बच्चे की क्रिएटिविटी को डेवलप कर रही है, तो इतना ध्यान में आपको रखना है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए बच्चे को ब्रेन स्टॉर्मिंग का यूज़ करें कि बच्चा डिफिकल्ट टास्क को कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, कैपेबिलिटीज़ और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप कर पाए, और इमेजिनेटिव थिंकिंग और पोटेंशियल उसके अंदर डेवलप हो। तो उसके लिए हम सिनेप्टिक्स मॉडल ऑफ टीचिंग का यूज़ कर रहे हैं। नाउ अब बारी आती है बिहेवियरिस्टिक मॉडल। जो बिहेवियरिस्टिक मॉडल है ये अब क्या बता रहा है, बिहेवियरिस्टिक मॉडल यानी कि जब टीचर इस यूज़ करी है टीचिंग के प्रोसेस को बच्चे के बिहेवियर को शेप करने में, उसके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। टीचर बच्चे के बिहेवियर को कैसे चेंज करेगी, रीइंफोर्स करके, पनिशमेंट्स देके, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका बिहेवियरिस्टिक मॉडल के अंदर चलता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं बिहेवियरिस्टिक मॉडल के, कि सबसे पहले कोई पर्टिकुलर एक्शन को क्लियरली स्पेसिफाई करना, ब्रेक डाउन करना उसके टास्क को छोटे छोटे टास्क में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में। फिर बाद में जाके लर्नर को ये रीइंफोर्स करना कि चलो अब तुम परफॉर्म करो, इसके आंसर्स निकाल के दो। फिर बच्चा सक्सेसफुली आंसर निकाल के देखता है, फाइनल गोल की तरफ रीच करता है। अगर उसका रिस्पॉन्स सही रहता है, आउटकम निकाल के देता है, तो टीचर से रीइंफोर्स करती है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। तो ये पूरा स्टेप में चलता है आपका, जिसके अंदर स्टिमुलस टीचर प्रोवाइड करती है, जो इंस्ट्रक्टर होता है स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, बाहर से आपको एक तरह का मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे जो लर्नर कोई रिस्पॉन्स निकाल के देता है, कोई आउटकम निकाल के देता है, और कुछ रीइंफोर्समेंट यहाँ पे होता है जो इंस्ट्रक्टर ही प्रोवाइड करता है। एक इंस्ट्रक्टर कैसे प्रोवाइड करेगा, किसी तरह का मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देगा, और बच्चे के बिहेवियर को शेप करेगा, ठीक है।
तो ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल है जो BF स्किनर ने हमें दिया है। इस तरीके से टीचिंग हो रही है। लास्ट जो हमारा टाइप ऑफ मॉडल होता है वो होता है लेबोरेटरी टीचिंग मॉडल। तो लेबोरेटरी टीचिंग मॉडल जैसे कि साउंड कर रहा है, लेबोरेटरी टीचिंग मॉडल यानी कि जब यहाँ पे टीचर बच्चे को टास्क देती है कि कोई आपको कुछ ट्रेनिंग करनी है, मतलब ट्रेनिंग करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, डिटेल ऑब्जर्वेशन इसके अंदर होती है और बच्चे का इंटरेस्ट अराउज करती है किसी पर्टिकुलर लर्निंग टास्क में। तो बच्चे जो लेबोरेटरी जो टीचिंग मॉडल का यूज़ करके टीचर बच्चे को के साथ डेमोस्ट्रेशंस करती है, एक्सरसाइजेस करती है, स्ट्रक्चर इंक्वायरीज प्रोवाइड करती है, ओपन एंड इंक्वायरीज होती है और कुछ प्रोजेक्ट देती है करने के लिए। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन में कि जो टीचर ने पढ़ा दिया तो उसके टीचर के कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो उसके लिए वो डेमोस्ट्रेट करती है छोटे लेवल पे कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं करेंगे, और कुछ एक्सरसाइज करवाती है। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब जो स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, एक्सपेरिमेंट की प्रिसाइज वे में होती है, जिसके अंदर मैनिपुलेटिव स्किल्स टीचर यूज़ करती है। फिर स्ट्रक्चर इंक्वायरीज प्रोवाइड करती है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, कोई टास्क देती है, कुछ मैनुअल स्किल्स बच्चे को प्रोवाइड करती है। फिर ओपन एंडेड इंक्वायरीज होती है कि जब इसके अंदर स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करता है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करता है, सॉल्यूशन को डेवलप करता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इंटरप्रिटेट करता है कोई रिजल्ट्स को। ठीक है, फिर आता है प्रोजेक्ट्स कि जब बच्चे को कम्प्लीटली टास्क दे देती है कि अब आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना है, आप फील्ड विजिट करनी है, एक्सप्लोर करना है अपने फील्ड को, इनिशिएटिव लेना है, रिसोर्सफुलनेस को डेवलप करना है, इंक्रीज करनी है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। तो ये लेबोरेटरी टीचिंग मॉडल के अंदर आती है। लेबोरेटरी टीचिंग मॉडल के अंदर यानी कि सारी की सारी आपकी हैंड स्किल्स का यूज़ हो रहा है, स्किल्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्किल्स देखोगे क्या क्या है, कई तरीके की स्किल्स यूज़ होती है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिंग, एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, लिसनिंग, रिस्पॉन्डिंग, ब्रीफ, डीब्रीफिंग, फीडबैक, प्रिपेयर करना, लेबोरेटरी कोर्स एंड एक्टिविटीज़। तो मेनली यूज़ क्या है इसका, तो जो हम डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ स्किल्स का यूज़ करें और एक्सप्लेन करें, इसका मतलब है कि जनरेट करना, मेंटेन करना बच्चे के अंदर इंटरेस्ट। क्योंकि अगर बच्चे को ऐसे पढ़ाए जा रहे हो प्लेन तरीके से तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता जब तक आप उसको टास्क नहीं देते परफॉर्म करने के लिए। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिंग है, जब तक आप उसको कुछ चीज़ करके नहीं दिखाएंगे बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो हम चाहते हैं बच्चा एफिशिएंटली तरीके से कॉन्सेप्ट को गेन करे, सीखे, तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा उसके सामने। तो डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प करती है बच्चे को कि जो कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में और मतलब 10 टाइम्स मोर बच्चा उनको गेन कर पाए। ठीक है, स्पीड से। क्वेश्चनिंग एंड लिसनिंग में बच्चे को यहाँ पे ट्रेन करती है, ट्रेनिंग यूज़ होता है इसका ट्रेनिंग में। डेमोन्स्ट्रेटर्स यहाँ पे इसका यूज़ करता है, बच्चों से बार बार क्वेश्चन करना, उनके रिस्पॉन्सेस को सुनना, प्रेस करना, तो ये सब कुछ स्किल्स इसके अंदर आती है। और जो डीब्रीफिंग और ब्रीफिंग होती है, स्टूडेंट्स को हेल्प करती है आगे लॉन्गर टाइम तक के लिए इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करके रखना। और लेबोरेटरी कोर्स के लिए प्रिपेयर करना, यानी कि स्किल्स का यूज़ होता है कि टीचर यूज़ होता है फैसिलिटेट करने के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपको कि जो लेबोरेटरी टीचिंग मॉडल का यूज़ करके टीचर लर्निंग बाय डूइंग का यूज़ करती है, रिटेंशन ऑफ लर्न मटेरियल, कॉन्टैक्ट विद रियलिटी और डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये सारे एक्सपेक्ट्स यहाँ पे डेवलप होते हैं लेबोरेटरी टीचिंग मॉडल में। ओके, तो आई होप ये आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। 10 के 10 आपके टाइप्स है मॉडल्स के। अभी तक रिफ्रैक्टिव टीचिंग पढ़ा है, स्ट्रेटजीज जो प्रमोट करने के लिए रिफ्रैक्टिव टीचिंग होती है। इसके अलावा 10 टाइप्स के जो मॉडल्स हैं हमने वो पढ़ लिए। अब बारी आती है मॉडल्स पढ़ने की टीचर एजुकेशन की। ये आपके वही मॉडल है, बिहेवियरिस्टिक भी हमने पढ़ लिया, कॉम्पिटेंसी भी पढ़ लिया, इंक्वायरी भी पढ़ लिया। तो ये अलग से आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये अलग से आपको दिए हुए, तो ये भी मैं आपको करवा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे कि बिहेवियरिस्टिक मॉडल है, तो बिहेवियरिस्टिक मॉडल आपको क्या बता रहा है कि आप अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। या तो आप अर्ली स्टेजेस पे उन्हें रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं कि अर्ली स्टेजेस पे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उनके आप रिस्पॉन्सेस जो है उनको रीइंफोर्स करके उनकी जो टेंडेंसी है वो आप बरकरार रख रहे हैं। नहीं तो आप इंटरमीडिएट तरीके से, यानी कि आपके रीइंफोर्समेंट देने में कुछ वेरिएशंस है। तो दोनों तरीके से आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं ताकि बच्चा कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज है वो जनरेट कर पाए, उसके बिहेवियर को शेप कर पाए। और इसके अलावा यहाँ पे आप बिहेवियरिस्टिक टीचिंग मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बिहेवियरिज्म है ये 3 तरीके से करते हैं आप, ठीक है। मतलब बिहेवियरिज्म है जब बच्चे के आपको लर्निंग के बिहेवियर को शेप करना होता है तो आप 3 तरीके से करते हैं। पहला है
डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मॉडल का यूज़ करके, कि डायरेक्ट आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है बच्चे को, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी है, उसको आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो और ताकि वो आगे जाके बरकरार रहे, उसका जो इफेक्ट है वो बना रहे। मास्टरी लर्निंग, या तो आप किसी कॉन्सेप्ट में उसकी मास्टरी करवा रहे हैं, जैसे कि ब्लूम के अकॉर्डिंग मास्टरी हो रही थी, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंटेंट नॉलेज उसको डेवलप करवाना, नहीं तो फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल में यानी कि जब आप लर्निंग बिहेवियर को शेप कर रहे हैं बाय यूजिंग दी आईसीटी टूल्स, आईसीटी टूल्स का यूज़ करें। अभी यूनिट 8 में हमने पढ़ा था ना, लीनियर, ब्रांचिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल लर्निंग थी। तो उसमें आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल का यूज़ करके बच्चे की लर्निंग को रीइंफोर्स कर रही है, बच्चे की लर्निंग आप को शेप कर रही है, तो ये आपके बिहेवियरिज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर की फॉर्म में दे सकते हैं। जो ब्लूम की पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो ब्लूम की मास्टरी लर्निंग मॉडल है, ये पूरा आपका एक पूरा प्रोसेस में चलता है कि लर्निंग गोल्स टीचर यहाँ पे बनाती है, प्रेजेंटेशन करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है, प्री असेसमेंट करती है, फिर बाद में जाके इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, इवेलुएट करना, फीडबैक देना, करेक्टिव्स देना, एनरिचमेंट देना, तो ये पूरा प्रोसेस में चलता है। दूसरी तरफ आप देखोगे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल का यूज़ करके टीचर जब बच्चे के बिहेवियर को शेप कर रही है तो फ्रेम्स के फॉर्म में, कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके बीच में छोटे छोटे टास्क देना कि बच्चे की लर्निंग उसकी शेप हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे लीनियर में, जो BF स्किनर का था ना, लीनियर में क्या था कि लीनियर में जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल लर्निंग हम यूज़ कर रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप, फ्रेम बाय फ्रेम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते थे और उसी हिसाब से बच्चा लर्निंग करता था। दूसरी तरफ ब्रांचिंग में हमने देखा जो क्राउडर की थी, इसके अंदर टीचर इन्फॉर्मेशन देती है बच्चे को, इंस्ट्रक्शंस देती है, लेकिन बीच बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करती रहती है कि अगर बच्चे को कितना समझ आ रहा है। अगर नहीं आता तो टीचर बच्चे को रेमिडियल क्लासेस भी प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा क्लासेस देती है, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट है मैथमेटिक्स, जो कि रिवर्स ट्रेनिंग हो रही थी, कि जो कि आपका कहाँ से चल रहा था, कॉम्प्लेक्स की तरफ से सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहा था, तो यही आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल में क्या होता है कि जो टीचिंग यहाँ पे बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, कोई लाइव एक्टिविटी उनके सामने परफॉर्म कर रही है, डायरेक्ट टीचिंग उन्हें दे रही है, लेक्चर दे रही है। और इसके अलावा टीचर क्या का कंट्रोल होता है पूरे के क्लासरूम के प्रोसेस के अंदर, बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करती है, मॉनिटर करती है बच्चे को। दूसरी तरफ मास्टरी लर्निंग मॉडल होता है कि जब टीचर रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड कर रही है प्यूपिल के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप देखा था ना कि जिसको कोर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे थे, कोर लर्निंग प्रोवाइड करे थे, कि जो बच्चा नॉर्मल था, अगर कोई बच्चा यहाँ पे मतलब स्लो लर्नर है तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट तरीके से मॉडल प्रिपेयर करना, डिफ्रेंशिएट तरीके से उसका जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट करवाना, मास्टरी करवाना किसी पर्टिकुलर चीज़ में, मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, या फिर अगर बच्चा कुछ ज़्यादा ही मतलब मेंटली रिटार्डेड है या डिफरेंटली एबल है तो उसको अलग से टीचिंग देना। तो ये मास्टरी आपकी किसके ऊपर बेस्ड है? मास्टरी आपकी बेसिकली आपका रेमिडियल टीचिंग के ऊपर बेस्ड है कि कैसे आप बच्चे की परफॉर्मेंस को असिस्ट कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव करवा रहे हैं, कैरी आउट करते हैं इसके अंदर एक्टिविटीज़ को प्यूपिल को, जो फुली मास्टर नहीं होती, बच्चे को लर्निंग के अंदर मास्टरी करवाते हैं। और जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल है जिसके अंदर आप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का आप यूज़ करते हैं। आपने देखा था ना कई तरीके के यूज़ करे थे यूनिट 8 पे, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके अगर आपको ये डिटेल पढ़ना है तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस का, तो वो मैंने आपको सारा कराया हुआ है कि किस तरीके से ब्रांचिंग होती है, लर्निंग होती है। और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में आप कई तरीके के देखोगे, क्विजेस टीचर परफॉर्म करती है ऑनलाइन, मॉक टेस्ट लेती है ऑनलाइन, उसके तरह मॉक टेस्ट ले रही है, क्विज ले रही है और बच्चे को ऑनलाइन इवेलुएट कर रही है ना, तो वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा। जिसके अंदर एप्लीकेशन करवाती है टीचर, यूज़ करती है टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर टीचिंग सिस्टम का टीचिंग के अंदर, और यहाँ पे प्यूपिल्स फॉलो करता है डिज़ाइन लर्निंग मॉडल्स का, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप होती है विदाउट द टीचर्स हेल्प, और टीचर्स यहाँ पे फैसिलिटेट करती है लर्निंग एनवायरनमेंट, और ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे लर्निंग के प्रोसेस में और बच्चा सही तरीके से सीख पाए। दूसरी तरफ आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यह हमारा सेकंड होता है, सेकंड मॉडल है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर मॉडल। की क्या कह रहा है, इसके अंदर जो टीचर है बच्चे की कॉम्पिटेंसी पे ध्यान देती है कि बच्चे स्किल्स यहाँ पे एक्वायर करें। मेन मोटिव होता है कि बच्चा सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेना, मतलब ड्रिलिंग मेथड से इंफॉर्मेशन फीड नहीं करे बच्चे के अंदर, बच्चे जाने कि किस तरीके से कैसे किसी टास्क को परफॉर्म करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, कैसे स्किल्स जनरेट करनी है। बच्चे के अंदर एक तरह की टेंडेंसी डेवलप करवाती है कि बच्चा
हर चीज़ को आंसर कर पाए, इंटरप्रिटेट कर पाए, हर फिनोमेना को डिस्क्राइब कर पाए। तो कुछ स्किल्स है जो टीचर बच्चे के अंदर लेकर आती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रेड्स, कुछ करैक्टरिस्टिक्स जनरेट होते हैं इस मॉडल का यूज़ करके बच्चे के अंदर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस डेवलप करवाती है, स्किल्स और एबिलिटीज़ यहाँ पे और नॉलेज जनरेट करती है बच्चे के अंदर, इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस इसके अंदर होते हैं और असेसमेंट होती है यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। नाउ इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल अभी हमने पढ़ा है। किसने दिया इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल हमें, वो आप देखना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल आपको किसने दिया है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया है, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है कि इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल के अंदर जो टीच करती है टीचर स्टूडेंट्स को, ताकि बच्चा रीजनिंग कर पाए, किसी भी फ्लुएंट तरीके से रीजनिंग कर पाए, प्रिसाइज वे में किसी भी आंसर दे पाए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इंक्वायरी कर पाए, इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाए मीनिंगफुल वे में, इसके अलावा कुछ लर्निंग टास्क को बच्चा परफॉर्म कर पाए। तो इंक्वायरी टीचिंग या इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जिसको हम कह रहे हैं, तो साइंटिफिक प्रोसेस का यूज़ करती है टीचर, स्ट्रेटजीज यूज़ करती है क्रिएटिव इंक्वायरी की, और स्प्लिट्स करती है क्रिएटिविटी को इंस्ट्रक्शनल और नचुरेंट में, और टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी। तो ये सारे के सारे आपके कह सकते हैं कि स्टेजेस है कि जिस तरीके से टीचर इंक्वायरी करवा रही है बच्चे को, बच्चा अपने चीज़ों को एक्सप्लोर करके खुद सीख रहा है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। ये सेशन हमने कर लिया है और इस सेशन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देखी है, टाइप्स ऑफ मॉडल्स क्या है, टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स क्या है, उनके अलावा जो 3 अलग से बिहेवियरिस्टिक, कॉम्पिटेंसी और इंक्वायरी बेस्ड मॉडल है टीचिंग के, तो ये हमने कर लिया। तो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। सेशन आपको कैसा लगा है तो अपने फीडबैक जरूर प्रोवाइड किया करो, क्योंकि सेशंस बहुत देखते हैं, फीडबैक देने वाले कम है, तो आप फीडबैक जरूर प्रोवाइड किया करो। कैसा लगा है सेशन, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछा करो। एग्जाम्स बहुत पास है और ये टॉपिक आपका बहुत मेन है, और इस टॉपिक को छोड़ना मत और ये पूरा सेशन देखना। और अब बारी आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो हमारे PYQs है जो एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन 2020 का है, अभी फिलहाल में जून की शिफ्ट में आया है। तो देखते हैं कि आपको कितना समझ आया है और आप इसके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करना है और आप देना। अभी हम 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, उनमें से आउट ऑफ स्कोर कितने आए हैं, कितने आपने स्कोर किए, तो कमेंट सेक्शन में सारे लिखना। जो वीडियो को रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में, तो सारे के सारे अपने रिस्पॉन्सेज लिखना। और मैं हर एक बच्चे को इवेलुएट करती हूँ, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे सीरियसली चीज़ को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एक तरफ मॉडल्स आते हैं टीचर एजुकेशन के, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है। अब ऐसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको हर एक एक्सपेक्ट पता होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हर एक मॉडल का, कि इस मॉडल में सेंट्रल पॉइंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके आंसर आप दे पाओगे सही। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, वीडियो को पॉज करो और राइट आंसर दो। गुड, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, जिन्होंने फर्स्ट आंसर दिया है मुझे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में क्या था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स क्या थे, बिकम प्रोफिशिएंट थ्रू द डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरी। अभी पढ़ा ना, कॉम्पिटेंसी में क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरी था। हम स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, बच्चा यहाँ पे कुछ चीज़ें खुद परफॉर्म करके सीख रहा था, कॉम्पिटेंसी डेवलप कर रहा था, स्किल्स एक्वायर कर रहा था, एट्रीब्यूट नहीं सीख रहा था, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस के अंदर आ जाएगा। फिर आता है बिहेवियरिस्टिक। बिहेवियरिस्टिक में क्या कर रहे हैं, बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जो कि टीचर यूज कर रही है अपने टीचिंग ट्रेनिंग में। एक्सीलेंट, कट टू कट क्वेश्चन है ये। फिर आता है इंक्वायरी ओरिएंटेड। इंक्वायरी ओरिएंटेड में क्या था आपका, कि जब पार्टिसिपेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पोज कर रहा है एकेडमिक कंटेंट को, इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्वेश्चंस को, है ना, एक्सप्लोर कर रहा है, तो डायरेक्ट पॉइंट है, तो वहीं से आपका आंसर निकल गया होगा। ग्रेट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको क्या कह रहा है, एक तरफ असर्शन दिया है, दूसरी तरफ रीजन दिया हुआ है। अब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ध्यान से रिफ्लेक्शन पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। असर्शन और रीजन समझा देती हूँ मैं। असर्शन क्या कह रहा है, The quality of reflection is determined by the ability to match teaching behavior to the established code. कि जो क्वालिटी है रिफ्लेक्शन की वो डिटरमाइन करता है एक तरह की एबिलिटी जो मैच करे टीचिंग बिहेवियर से और कुछ इस्टेब्लिश कोड्स है
जो कोड है वो स्टैब्लिश करें। इसके अलावा रीज़न क्या है, टेक्निकल अप्रोच है रिफ्लेक्शन का, वो प्रोपोजिशनल नॉलेज होता है जो रिफ्लेक्ट करते हैं अपॉन एंड देन अप्लाई टू प्रैक्टिस। कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक तरह का टेक्निकल अप्रोच होता है कि जिसके पहले आप कोई भी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रोपोजिशनल नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, बाद में जाके उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिस में। तो क्या ये सही है या गलत है? गुड, तो ये आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड है। दोनों ही ठीक है, लेकिन क्या आप इसलिए रिफ्लेक्शन कर रहे हैं प्रोपोजिशनल नॉलेज का ताकि आप उसको मैच कर पाए टीचिंग बिहेवियर से? तो ये गलत है। दोनों सही है लेकिन ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। समझ आ गया? नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन एंड पोस्ट सर्विस टीचर या इन सर्विस टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको यूनिट 4 की प्लेलिस्ट में जाओगे, यूनिट 4 की प्लेलिस्ट में जो सेशन नंबर है आपका फर्स्ट, जो टीचर एजुकेशन का, वहाँ पे आपको सारे टाइप्स बताए हुए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्या है और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं वो सेशन देखना एग्जाम से पहले तो आप देख सकते हैं, और इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा। ये मैंने वहाँ पे भी क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, और सारे जो सेशन को रिकॉर्डिंग देख रहे हैं सब अपने रिस्पॉन्सेस लिख दिया करें कि आपके अकॉर्डिंग क्या आपने आंसर सही दिया या गलत दिया। ग्रेट, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है यानी कि बीएड, अभी जो बीएड कर रहे हैं बच्चे वो प्री सर्विस में आते हैं, कि जो अभी सर्विस में नहीं है वो ट्रेनिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड है और उसको वो सीख रहे हैं। तो जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है ये इम्प्रूव करती है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के जो कर रहे हैं उनके एस्पिरेंट्स को, कि वो टीचिंग प्रोफेशन को स्क्रीन कर पाए, अपनी एप्टीट्यूड को बढ़ा पाए। फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है टीचर्स का, शुड बी रेगुलराइज। अभी फैकल्टी इंप्रूवमेंट है और ये आपका होता है इन सर्विस में, कि जो टीचर इन सर्विस में होती है उनको अपग्रेड करने के लिए होता है। यहाँ पे इम्प्रूव ये कह रहा है इम्प्रूव करना प्री सर्विस, तो ये गलत है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आपका यूनिट 4 के ही सेशन में दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट 4 के ही सेशन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको देखोगे 3 आपको दिए हुए हैं, स्कलमैन का, डैंग एंड ल्यूक का, और इसके अलावा आपका जो टेक्निकल वाला आता है वो सारे आपको दिए हुए कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज। तो ये डैंग ल्यूक के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा। और ये सेशन भी कराया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप यूनिट के अंदर देख सकते हैं। यूनिट 4 की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ग्रेट, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी फर्स्ट, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल। जो डैंग एंड ल्यूक है, DPE इसको हम कहते हैं, इन्होंने दिया है डैंग एंड ल्यूक ने। ठीक है, डैंग एंड ल्यूक ने हमें ये दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी देखते हैं, वो आपका आता है यहाँ पे नॉलेज बेस्ड वाला, है ना, नॉलेज बेस्ड वाला। ये आपको किसने दिया, स्कलमैन ने दिया है। स्कलमैन ने दिया है PCK, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। स्कलमैन ने पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज दिया है, डैंग एंड ल्यूक ने DPE दिया है, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल। और इसके अलावा जो हाबेमस ने दिया है, हेबेमस कह रहे जिसको, हेबेमस ने आपको क्या दिया है, उसने आपको TPE दिया है। TPE क्या है, टेक्निकल, प्रैक्टिकल नॉलेज और इमेंसिपेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्विस से रिलेटेड आपको पॉइंटर्स बताने हैं। Which of the following programs are related to quality improvement in service education? इन सर्विस एजुकेशन से रिलेटेड आपको बताने हैं। तो इन सर्विस एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे पॉइंटर्स बताने हैं जो टीचर अभी सर्विस में है, तो आप कैसे इंप्रूव करेंगे उन्हें। ग्रेट, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड, यानी कि आप टीचर को कैसे करेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करके उनको आप इंप्रूव करेंगे। आप इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ साथ आप माइक्रो सिमुलेशंस देंगे, कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे। आपका जो कोर्स होते हैं पेडागोजी का, ये प्री सर्विस के अंदर आता है
कि जब आप कंटेंट की नॉलेज टीचर को दे रहे हैं, यानी कि साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं या सोशोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो ये कोर्सेज आपके पेडागोजी के ये प्री सर्विस के अंदर आता है और फाउंडेशन कोर्सेज भी प्री सर्विस के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन। अभी हमने पढ़ा है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो राइट आंसर आपको देना है इसका। क्या होगा? वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर दें, और जो सेशन रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो वो भी अपने आंसर जरूर रजिस्टर करें कमेंट सेक्शन में। नेगेटिव पॉइंट एलिमिनेट करना है तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं। ग्रेट, राइट आंसर दिस क्वेश्चन वुड बी थर्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन एक ऐसा करिकुलम डिजाइन जो कि क्या कर रहा है, आपका एबिलिटीज है और लर्निंग स्टाइल्स है इंडिविजुअल की, जो सपोर्ट लेता है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिविजुअल की हेल्प करना कि वो अपना पोटेंशियल को अचीव कर पाए, और इसके अलावा यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी हो इंडिविजुअल की, वो फोकस्ड होता है। ठीक है, आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं आएगा, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसे एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबमस का अभी आपको बताया। हेबमस की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वे है एक्सप्लोर करना नॉलेज का, तो वो कौन सा वे है? ग्रेट, राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी, क्योंकि उन्होंने इसकी बात की है। ठीक है, ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूनिट 4 से रिलेटेड थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूनिट 5 से थे, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला जो करिकुलम के बारे में पूछ रहा था। तो अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला आपको समझ आ गया होगा, ये सारे के सारे मॉडल्स है एजुकेशन के, टीचर एजुकेशन के यूनिट 4 के। तो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सेशन? प्रोवाइड माई फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो इफ यू वांट सो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड योर फीडबैक, क्योंकि आपकी फीडबैक बहुत ही वैल्यूएबल है। और सेशन आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, स्टे सेफ और अपने गोल JRF को 100% अचीव करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड।